चलिए आइए हम लोग इसको ब्रीफ में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जाने लिखा इसको। पहले है मूल अधिकार के बारे में, पूछता है कि मूल अधिकार का विवरण जो है सभी किस पार्ट में है, किस अनुच्छेद से लिया गया, किस देश से लिया गया, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ, फिर भी आपको याद करना है। तो इसमें पहले है मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। बोलिए संविधान किस भाग में है? 3 में। अनुच्छेद कहाँ से? 12 से 35। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। अच्छा, मूल अधिकारों की कुल संख्या 6। ठीक है ना। इसमें एक शिक्षा का एक है कि शिक्षा का अधिकार, ये पूछता है कि शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार में है। शिक्षा का अधिकार 21 में है और इसे स्वतंत्रता के अधिकार में इसे शामिल किया गया है। जिसे 6 मूल अधिकार है ना, तो इसे स्वतंत्रता का है, समानता का है, शोषण के विरुद्ध है। तो ये पूछता है कि इसको किसमें शामिल किया गया है। तो शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। अब इसे कब जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को? 2002 में जोड़ा गया। और किस उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन? 6 से 12। 6 से 14 साल के बच्चों को दिया गया है। ठीक है ना। और इसकी जो अमेंडमेंट की संख्या है 86। संशोधन संख्या 86, संविधान संशोधन संख्या 86 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। अमेंडमेंट संख्या 86 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। इसको 1 2 3 बार आप करके देख लीजिएगा। 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अब दूसरा जो अधिकार है, मूल अधिकार के बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 विवरण है संविधान के भाग 4 में है। 36 से 51 के बीच में है। आयरलैंड से लिया गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 44 के बारे में पूछा जाता है। समान नागरिक। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में विवरण दिया गया है। समान नागरिक संहिता का ये मतलब होता है भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। विवाह का कानून अलग होता है, तलाक का कानून अलग होता है, संपत्ति के उत्तराधिकार का कानून अलग अलग है। तो सरकार का यह सोचना है कि सबके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। तो उसके लिए अभी इस कानून को भी पास नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का विवरण दिया गया है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का विवरण जो है किस अनुच्छेद में है? 4A में है, 4A में है। 4 में नीति निर्देशक तत्व है और 4A में है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज आप होंगे, इसी में कंफ्यूज आप लोग होंगे, इसलिए सही कर देंगे आप। तो मूल कर्तव्य का विवरण 4A में है। इसका आर्टिकल है 51A। इसे रूस से लिया गया है। इसकी संख्या है कुल 11। पहले इसकी संख्या 10। अब यह है कि मूल कर्तव्य जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था। ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। इसका सीधा सा उत्तर है, अगर सीधा पूछता तो 1976 में 1976 में इसे जोड़ा गया। फिर पूछता है किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा गया। तो यह मैं लिखा हूं, स्वर्ण सिंह समिति के कमेटी के अनुमोदन या रिकमेंडेशन के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। 42 अमेंडमेंट संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसे लघु संविधान कहा जाता है, इतना बड़ा है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया। अब अगला जो हमारी टॉपिक है वो है संघ की कार्यपालिका के बारे में, ये राष्ट्रपति के बारे में। तो संघ की कार्यपालिका का विवरण जो मिलता है भाग 5 में है। यह राष्ट्रपति के बारे में जो विवरण है वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में है। देखिए, राष्ट्रपति से आपको अनुच्छेद पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का विवरण किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का विवरण है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसका विवरण अनुच्छेद 55 में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 1 2 बार नहीं पूछा गया, इसीलिए यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में मैंने बताया, ये एक पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। तो पहला है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता चुनती है विधायक को और विधायक चुनता है राष्ट्रपति को। इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है।
मैं सीधे आपको चुन दूं या ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, न कि प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। अब इसमें तो दूसरा प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग ले सकते हैं। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा मनोनीत सदस्य चुनाव भाग नहीं लेता है। जो पार्टिसिपेट करेगा वह निर्वाचित सदस्य ही भाग लेगा। तो निर्वाचित सदस्य में जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। इसमें राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेंगे, वो तो मनोनीत किए जाते हैं। और इसके अलावा जो भारत के जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आज की तारीख में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें भी जो विधायिका है जो कानून बनाती है, उसके चुने गए सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो यानी केंद्र की विधायिका है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका के चुने गए सदस्य इसमें भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है ना? जी सर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में इसमें दिया गया है कि उसके अधिकार क्या हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अधिकार जो होते हैं, विधायिका विधायिका की शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है, न्यायपालिका की शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं। इसके अलावा विवेकाधिकार की भी शक्ति राष्ट्रपति की होती है। विवेकाधिकार शक्ति जो इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है ना? तो जो विधायिका की शक्ति है राष्ट्रपति, तो उसमें पहली पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो बिना राष्ट्रपति के संसद का निर्माण नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर अगली पॉइंट में बता रहा हूं आपको कि संसद का सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, उसे सत्र का अवसान करता है, यानी उसको विराम कर देता है। संसद को विघटित जब करता है, विघटन करने का मतलब होता है भंग कर रहा, संसद को समाप्त कर देना, भंग कर देना। और जब विघटित करेगा संसद तो वह दोबारा री इलेक्शन होता है। ठीक है ना? और एक चीज और भी बता दें, जब संसद का नया सत्र बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है सम्मिलित रूप से। ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। अध्यादेश जारी करने का शक्ति का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं हो और ऐसी परिस्थितियां मेंटेन हो या हो जाए जिससे कि सत्र को नहीं बुलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उसकी ताकत पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून के बराबर होती है, लेकिन यह कानून 6 सप्ताह के अंदर, इसकी पुष्टि 6 सप्ताह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है। इसके बाद अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह मिलती है अनुच्छेद 1, 2, 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से है? 1, 2, 3 के अंतर्गत आती है। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया है, कि कानून बनाने की प्रक्रिया को चाहे तो आप लोकसभा से शुरू करें, चाहे तो राज्यसभा से शुरू करें, इसे कोई भी शुरू कर सकता है। लेकिन कुछ कानून ऐसा होता है कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता है। वित्त कानून, वो है वित्त विधेयक, यानी फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक को बिना राष्ट्रपति के अनुमति के लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कानून और भी है, जैसे किसी राज्य की सीमा को बदलना है, एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाना है या छोटा करना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे इस अध्यादेश को भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति से प्रस्तुत नहीं किया सकता है। ठीक है। इसके बाद राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और जिसमें जिनका संबंध किससे है? साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पूछता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को करता है। किस क्षेत्र से संबंधित? कला, साहित्य, सामाजिक। अरे 3 विषय तो आपके इंटर के ही हो गए, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, बस एक हो गया सामाजिक सेवा। आपको याद करना है 4 क्षेत्रों में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति का मतलब हो गया प्रधानमंत्री ही करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उसे करता है। ठीक है ना? कार्यपालिका की शक्तियां के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि जो कार्यपालिका की शक्तियां, जो प्रधानमंत्री की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं,
वह उसका प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है, ठीक है ना। और वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी अपॉइंट करता है वो, और सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जज होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की राय से करता है। कैग और वो यूपीएससी के इसके सदस्य। अलावा प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट करता है, जितने राज्य के गवर्नर होते हैं उनको भी करता है। इस तरीके से तमाम चीजों को करता है, ठीक है ना। न्यायपालिका की शक्तियां हैं कि किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसे कम कर सकता है, उसका रूप बदल सकता है, उसे विराम कर सकता है, ये सभी शक्ति है। सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति जो आगे मैं बता रहा हूँ आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जो कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। जी सर। राष्ट्रपति के 3 प्रकार की हैं शक्तियां। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल है, दूसरा है राष्ट्रपति शासन है, दूसरा है वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ से बहुत ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 352 में, या तो क्यों किस अनुच्छेद में है राष्ट्रीय आपातकाल? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए। अब तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। पहला है भारत और चीन का युद्ध हुआ था 62 में। इसके बाद 71 71 चीन। 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब जैसे कि है 75 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तो उसमें भारत का राष्ट्रपति कौन था? 75 सर नहीं, प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति 75 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो राष्ट्रपति कौन था? इसमें आपातकाल लगाया गया। वो तो 62 में थे ना। बोलो। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो उसमें भारत के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया। अभी मैंने बताया अनुच्छेद 352 का यूज किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य का शासन, प्रांत या प्रांत का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना अगर संभव नहीं है तो गवर्नर की संस्तुति पर या उसके रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, सभी ताकत गवर्नर के पास आ जाएगी, ठीक है। ये है राष्ट्रपति शासन। 356 का यूज अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल 360 का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय आपातकाल का मतलब देश की जब आर्थिक स्थितियां बहुत ही खराब हो जाए तो इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसमें मैंने अलग से लिखाया है अनुच्छेद 368, यह संविधान संशोधन की शक्ति मानी जाती है, ठीक है। और यह इतने आपको है, लेकिन अगर देखिए इसमें 3 आर्टिकल को मैंने बताया है। आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 3 352, 356, 360 और 368। ये इसको आपको अलग से ध्यान देना है। 1, 2, 3 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल और 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति। आप थोड़ा इधर फोकस कर दो, इधर ही एक इस वाली लाइन पे फोकस करिएगा। इधर ही है तो सर। एक है 1, 2, 3, यहाँ पर इतने अनुच्छेद आपको याद करना है। 1, 2, 3, 352, 356, 360 और 368। तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट में है। इसको 1, 2 बार 3 बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा अपना, रिपीट करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सीधे पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना।